हेलो नमस्कार दोस्तों एवं साथियों, आप सभी को हमारे पीटीएफ परिवार में बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम लोग करने वाले हैं, ये हमारा कहें तो बहुत ही इम्पोर्टेंट आपका जो सेशन है वो चलने वाला है, और ये है आपके साइंस का। क्योंकि देखिए बीपीएससी के लिए और बीपीएससी का जो टीचर का एग्ज़ाम हो रहा है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर बात कर लें हम लोग तो फिज़िक्स और केमिस्ट्री और बायोलॉजी है, ये बीपीएससी में 30 सवाल पूछे जाते हैं। 69 अगर आप दे रहे होंगे तो 30 सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये जो महत्व है इसका बहुत ही ज़्यादा महत्व हो गया है साइंस का। और साइंस में देखा जाए तो बायोलॉजी का सबसे ज़्यादा समझिए कि तवज्जो दिया जाता है। तो हम लोग बात करते हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि जो सवाल पूछे गए हैं उसी पे हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है। यानी कि हम जो भी करा रहे हैं बीपीएससी के द्वारा आयोजित जितने भी एग्ज़ाम हैं, एग्ज़ाम में पूछे गए जो भी सवाल है उसी को हम करा रहे हैं। तो आइए, हमारे पास एक प्रमाण भी है, 65, 64, 63 ऐसे ही मतलब है। सारा का सारा जो पूछा हुआ एग्ज़ाम में आपको मतलब सवाल जो है वो हम आपसे बात करने वाले हैं। तो चलिए ये सेशन को देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास घटना चक्र का साइंस है तो जितना जल्दी हो सके रिवीजन कर लीजिए, क्योंकि रिवीजन अगर आप करेंगे तभी जाकर के अच्छा आपका परफॉर्मेंस होगा। और अगर आपके क्योंकि कोई दूसरा ऐसा कुछ है नहीं, या नोट्स अगर आपके पास अपना खुद का है, अगर बनाए हुए हैं एनसीईआरटी पढ़ करके या कुछ ऐसे सोर्स से अगर आपने खुद को डेवलप किया है तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो रिवाइज करिए और सेट मारिए, ठीक है। तो चलिए, हमारे बिहार शिक्षा के लिए और बीपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये सेशन है। तो हम लोग शुरुआत करते हैं इसका। तो पहला प्रश्न की अगर बात कर दी जाए तो देखिए, कहता है पहला प्रश्न, थोड़ा सा बात करते चलेंगे और आप लोग भी बनाइएगा और कोशिश करिएगा कि हर प्रश्नों पर हर जो आपका ऑप्शन है अगर गलत हो जाता है तो आप ज़रूर कोशिश करिए एक बार विचार करने का। कहता है कि पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसने लिखी है, ठीक है। यह पुस्तक है जिसका नाम है द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, किसने लिखी है। तो क्या हो जाएगा, इसका आंसर आपको डी हो जाता है। इसका आंसर क्या होगा, देखिए इसका आंसर होता है डार्विन। और इसको किसने लिखा था, स्पीसीज, अगर द ओरिजिन ऑफ द स्पीसीज की बात कर लिया जाए तो इसको लिखता है डार्विन ने, ठीक है, डार्विन लिखते हैं। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल कहता है कि मानव तंत्र में इंसुलिन किसका चयापचय मेटाबॉलिज्म नियंत्रित करता है। और ये देखिएगा, इंसुलिन से संबंधित, इंसुलिन के बारे में बीपीएससी ने लगभग बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछा है। हम लोग आगे करेंगे और देखिएगा टोटल हम आपको ज्योग्राफी मतलब टोटल जो बायोलॉजी है, फिजिक्स है और केमिस्ट्री है हम आपको करा देंगे, ठीक है। इसी तरीके से देखिए जितने भी एग्जाम है, देखिए 63 में ये प्रश्न पूछा हुआ है। 2017 में एग्जाम हुआ था तो 63 में ये प्रश्न पूछा गया है। कहता क्या है कि मानव तंत्र में इंसुलिन किसका चयापचय करता है, ठीक है, चयापचय करता है। तो क्या हो जाएगा दो का, तो देखिए ये कार्बोहाइड्रेट का करता है। किसका करता है, तो कार्बोहाइड्रेट का करता है, ठीक है। चलिए कार्बोहाइड्रेट के बारे में देखते हैं। देखिए कहा जाता है कि इंसुलिन के मतलब अल्प स्रवण से क्या हो जाता है। अगर बात कर लें हम लोग तो एक नया पेज ले लिया जाए। कहता है कि इंसुलिन के अल्प स्रवण से क्या हो जाता है, डायबिटीज हो जाता है, ठीक है, जिसको मधुमेह भी करते हैं हम लोग। अगर मानते हैं कि अगर हम लोग इंसुलिन की बात कर दे तो देखिएगा इंसुलिन की कमी से मतलब बहुत कमी अगर हो जाए तो क्या हो जाता है, इसी को हम लोग मधुमेह रोग कहते हैं। और देखिए पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा आबादी भारत में बढ़ते जा रही है, किसका, मधुमेह का। तो इसकी कमी से क्या होता है, मधुमेह होता है या डायबिटीज़ कह सकते हैं। और एक चीज़ और है, अगर इंसुलिन का स्रवण अधिक होने लगे तो क्या हो जाएगा, तो अगर इंसुलिन की अधिक स्रवण हो जाता है, अधिक स्रवण हो जाए, अगर अधिक होने लगे अधिक, तो इसको हाइपोग्लाइसीमिया बोलते हैं। हाइपोग्लाइसीमिया बोलते हैं इसको बोलते हैं हाइपोग्लाइसीमिया। क्या बोलते हैं इसको, तो देखिएगा इसको हाइपोग्लाइसीमिया बोला जाता है। हाइपोग्लाइसीमिया बोला जाता है। कब होता है, जब इंसुलिन की मात्रा अधिक स्रवण होने लगती है, ठीक है। अगर इसकी कमी से देखा जाए तो मधुमेह रोग हो जाता है। और यही वजह होता है कि मधुमेह रोगी जो लोग होते हैं वो इंसुलिन का क्या करते हैं, इंजेक्शन लेते हैं। अब यहाँ भी बात करते हैं कि अधिक स्रवण से यानी कि इंसुलिन के अधिक स्रवण से हाइपोग्लाइसीमिया नामक रोग हो जाता है। क्या होता है, हाइपोग्लाइसीमिया नामक रोग हो जाता है। एक चीज़ और भी देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है, बार बार पूछा गया। कहता है कि ये जो इंसुलिन है, इंसुलिन जो है ना, ये लैंगरहैंस की दीपिका, देखिए यहाँ पे लैंगरहैंस की जो दीपिका होता है, कि दीपिका जो होता है यहाँ पे लैंगरहैंस की दीपिका कह सकते हैं, यानी कि बीटा जो सेल है,
क्या है, बीटा जो सेल है, बीटा सेल है, बीटा सेल से स्रावित होने वाली, ठीक है, क्या है, तो देखिए लैंगरहैंस, जो लैंगरहैंस यहाँ पे है, तो लैंगरहैंस की दीपिका यानी कि बीटा सेल से जो स्रावित होने वाली, मतलब ये मतलब कहा जा सकता है कोशिका से स्रावित होने वाली, कह सकते हैं कि एक जंतु, क्या है, एक जंतु हार्मोन हो जाता है। क्या हो जाएगा, तो देखिए यह एक जंतु हार्मोन हो जाएगा। पूछा जाता है कि भाई इसको बताइए कि लैंगरहैंस की दीपिका जो बीटा सेल है, इसी से स्रावित होने वाली यह एक जंतु हार्मोन होता है। क्या होता है, यह एक जंतु हार्मोन हो जाता है। इसको याद रखेंगे आप लोग, पूछा जाता है सब चीज़ें, ठीक है। क्या होता है, लैंगरहैंस की दीपिका से आप देखिएगा अग्न्याशय के द्वारा, पूरा डिटेल्स पढ़िएगा तो उसमें आपको सारा मिलेगा, ठीक है। तो लैंगरहैंस की दीपिका का बीटा सेल है, इसी से स्रावित होने वाली यह जंतु हार्मोन होता है। कौन, तो इंसुलिन हो जाता है, इंसुलिन हो जाता है। अगर रासायनिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए, चलिए अगला देख लेते हैं। अगर हम लोग रासायनिक दृष्टिकोण से देखें यहाँ पे, तो देखिए अगर रासायनिक दृष्टिकोण से देखा जाए, रासायनिक दृष्टिकोण से अगर आप इसको देखते हैं रासायनिक दृष्टिकोण से, तो देखिएगा यह एक पेप्टाइड, अगर रासायनिक दृष्टिकोण से देखिएगा तो यह एक पेप्टाइड या कह सकते हैं कि प्रोटीन हार्मोन प्रोटीन हो जाता है। क्या हो जाएगा, तो अगर रासायनिक दृष्टिकोण से अगर आप इसको देखते हैं तो ये देखिएगा यह प्रोटीन हार्मोन हो जाता है, प्रोटीन हार्मोन हो जाता है, ठीक है। ये पूछा गया है, ये सारा का सारा प्रश्न आपको पूछा गया है, ठीक है। ये प्रोटीन हार्मोन हो जाता है। अगला हम लोग इसमें देखते हैं, अगर इसमें बात कर दिया जाए तो देखिएगा इसकी जो रचना होती है, इसकी रचना 11 एमिनो अम्लों के बनने से होता है। 51, इसका 51 अमीनो जो अम्ल है, अमीनो अम्ल, इसके संयोग से इसका निर्माण होता है, ठीक है। और एक चीज़ और भी देखिए, जो प्रश्न पूछा जाता है, अधिकतर प्रश्न पूछा जाता है, देखिए कहता है यहाँ पे यह शरीर के, मतलब ये शरीर के जो ग्लूकोज है या कार्बोहाइड्रेट है उसको क्या करता है, नियंत्रित करता है। यह शरीर के ग्लूकोज कहें या कार्बोहाइड्रेट कहें, उसको क्या करता है, यह नियंत्रित करता है, नियंत्रित करता है, ठीक है। क्या करता है, यह नियंत्रित करता है किसको, तो देखिएगा ये ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो इसको क्या करता है, यह नियंत्रित करता है। यही प्रश्न पूछा गया। अगर हम लोग बात करते हैं तो देखिएगा अगर पूछ दिया जाए कि भाई इंसुलिन में कौन सी धातु पाई जाती है, बहुत बार प्रश्न पूछा गया है। तो इंसुलिन में धातु की अगर बात किया जाए तो जस्ता पाया जाता है। इसको याद कर लीजिएगा, एकदम कन्फर्म याद कर लीजिए। कहता है कि इंसुलिन में कौन सी धातु पाया जाता है, तो ठीक है, इंसुलिन में अगर बात कर दिया जाए तो देखिए ये जस्ता पाया जाता है। क्या हो जाएगा, ये जस्ता पाया जाता है। जस्ता नामक जो धातु है वही पाया जाता है, ठीक है। जस्ता नामक क्या होता है, धातु, यहीं पे ये पाया जाता है, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। इसके अधिक से कौन सा बीमारी हो जाएगा, इसके कमी से कौन सा रोग हो जाता है, यह क्यों होता है। तो देखिए भारत में सबसे ज़्यादा डायबिटीज़ के मरीज़ आपको मिलेंगे यहाँ पे, ठीक है। और इसके देखिएगा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें है जो यहाँ पे कहता है कि यह इसमें जो धातु पाया जाता है इंसुलिन में वो जस्ता हो जाता है। क्या होता है, जस्ता हो जाता है। और रासायनिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो ये पेप्टाइड का है या प्रोटीन हार्मोन का क्या होता है, ये बना होता है। अगर यहाँ पे देखिए तो इसकी रचना की अगर बात कर दी जाए तो 51 एमिनो अम्लों के मिलने से इसका निर्माण होता है, ठीक है। तो डायबिटीज़ का हम लोगों ने किया। चलिए नेक्स्ट जो सवाल है हम लोग का, यहाँ पे देखिएगा ये हमारा सवाल है। ये देखिए ये जो डायबिटीज़ है आपको 63 बीपीएससी में आपको 2017 में पूछा गया है। तो डायबिटीज़ का जो भी मतलब ये प्रश्न बनता है आप इसको अच्छा से कर लीजिए। इंसुलिन क्या है, इंसुलिन की कमी से क्या होता है, अधिक से क्या होता है, इसमें क्या पाया जाता है, ठीक है। इसका श्रवण कहाँ से होता है, बस यही प्रश्न पूछेगा, ठीक है। जो हमने आपको कराया यहीं से प्रश्न पूछता है। कहता है कि निम्नलिखित में से एंटीबायोटिक बताइए कौन सा है। अब देखिए एंटीबायोटिक तो आप कहीं भी जाते हैं, सर्दी खांसी जुकाम होता है तो पता चलता है कि मेडिसिन वाला आपको क्या कर दिया, आपको एक एंटीबायोटिक थमा दिया। तो यहाँ पे इसका आंसर अगर बात कर दिया जाता है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर ई हो जाता है, ई हो जाता है। अगर बात करें हम लोग एंटीबायोटिक का तो देखिए एंटीबायोटिक यहाँ पे दो ही है, एक पेनिसिलिन होता है, दूसरा यहाँ पे देखा जाए तो सल्फाडाइजीन हो जाता है, सल्फाडाइजीन हो जाएगा। इसीलिए कहता है उपरोक्त में से कोई नहीं, मतलब उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो देखिए इसका आंसर दोनों हो जाता है, ए और डी, यानी कि ई आंसर हो जाता है। देखिए अलेक्जेंडर फ्लेमिंग नामक एक व्यक्ति रहते हैं जो
क्या करते हैं, पेनिसिलिन का खोज करते हैं। ठीक है, ये पेनिसिलिन का खोज करते हैं और देखिएगा ये खोज होता है 1928 में। कब खोज होता है? 1928 में। कहा जाता है कि मेडिसिन की दुनिया में एक सबसे बड़ी क्रांति थी। क्या थी? मेडिसिन की दुनिया में एक सबसे बड़ी क्रांति थी और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने सबसे पहले 1928 में इसका खोज किया और उन्हीं ने बनाया था क्या, देखिए पहला जो एंटीबायोटिक है इसी का नाम रहता है पेनिसिलिन। पहला जो एंटीबायोटिक है इसी का नाम रहता है पेनिसिलिन। और एक चीज़ देखिएगा, WHO ने कहा कि पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा एंटीबायोटिक का उपयोग करने वाला भारत ही है। और एक देखिएगा ये सबसे ज़्यादा खतरनाक है, मतलब समझिए कि कहा जाता है कि 99.9% लोग एंटीबायोटिक से क्या है, ग्रसित है। अगर उनके बच्चे पैदा हो जाते हैं तो देखिएगा उनके बच्चे में भी एंटीबायोटिक पाया गया है और ये एंटीबायोटिक बहुत ही खतरनाक होता है। ठीक है, देखिएगा एंटीबायोटिक का जब निर्माण किया गया था, फ्लेमिंग 1928 में जब इसका निर्माण किया तो मात्र चिन्हित बीमारियों के लिए ही कहा, मतलब इसको बनाया गया था। और कहा जाता है कि जो एंटीबायोटिक अगर निर्माण की अगर बात करिएगा तो देखिएगा इसका निर्माण होता है जीवाणु और फंगल से होता है। जीवाणु और प्लस क्या होता है, फंगल से होता है। यानी कि जीवाणु और फंगल से जनित रोगों के लिए ही यह जो मेडिसिन है ये कारगर है और उपयोगी है और चिन्हित बीमारियों के लिए। लेकिन देखिएगा अगर आपको सर्दी जुकाम हो जाए तो सर्दी जुकाम कौन सा, वायरस जनित होता है और इसमें काम नहीं करता। और एक समय ऐसी आती है कि आपके पास कहीं ना कहीं एंटीबायोटिक खाते खाते परिस्थितियाँ इस तरह हो जाती हैं। यहाँ पटना की अगर बात कर दे तो लगभग 80 से 90% जो डॉक्टर है वो झोला छाप है। बहुत बुरा लगेगा लोगों को। ठीक है, और ये देखिएगा WHO ने कहा, और कहा जाए तो भारत का जो ऑर्गेनाइजेशन जो मेडिसिन है उसने कहा था कि जितने भी मेडिसिन में, यानी कि जो भारत में मेडिसिन ऐसे ही बेचा जाता है बिना डॉक्टरी परामर्श के, जो एंटीबायोटिक बेचा जाता है उस पर लगाम कसना चाहिए। लेकिन नैतिकता नाम का कोई चीज़ नहीं है। ठीक है, और इसीलिए WHO का ये कहना है कि पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा, एक समय ऐसा आएगा कि सबसे ज़्यादा लोग मारे जाएंगे। और कहाँ के मारे जाएंगे? तो भारत के मारे जाएंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा उन लोगों ने एंटीबायोटिक का उपयोग किया। ये आंकड़ा है, ये सर्वे है। ठीक है, तो ये देखिएगा कहा गया कि जीवाणु के लिए समझिए कि एक किलर का काम करता है। किलर का काम करता है। अगर बैक्टीरियल जनित कोई अगर रोग हो तो ये जो पेनिसिलिन का खोज जो मेडिसिन किया गया 1928 में जो फ्लेमिंग ने किया था, ये किलर के रूप में काम करता है। ठीक है, तो यहाँ हम लोग पढ़ते हैं तो इसमें एंटीबायोटिक जो है पेनिसिलिन, और बाद में पता है क्या होता है, सुपर बग की स्थिति आ जाती है। अगर बहुत ही ज़्यादा आपने एंटीबायोटिक लिया है, अगर डॉक्टर फिर से हेवी अगर एंटीबायोटिक लिख दिया तो परिस्थिति इस तरह से हो जाएगी कि आपका स्वस्थ शरीर मतलब उस चीज़ को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं होगी। और जिस दिन सुपर बग की कंडीशन पैदा हो जाता है उस दिन मृत्यु से कोई नहीं बचाता है। और ये सारा चीज़ें कहीं ना कहीं एंटीबायोटिक खाने वाले के साथ ही अक्सर हो जाता है। चलिए अगला हम लोग देखते हैं। अगला यहाँ पे देखिए कहता है, अगला सवाल देखा जाए तो कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट है। क्या कहता है कि मुख्यतः बताइए कि भाई यहाँ पे कौन सा कार्बोहाइड्रेट है। तो क्या बताएंगे आप लोग? देखिए यहाँ पे क्या हो जाता है, तो देखिए ये चावल है, इसका आंसर क्या होता है, इसका आंसर की अगर बात कर दिया जाए तो ये क्या होता है, चावल हो जाता है। ठीक है, और हमारे भारत की अगर बात कर दी जाए तो दुनिया में दूसरा स्थान ये रखता है जहाँ पे क्या, जहाँ पे सबसे ज़्यादा चावल का क्या होता है, उत्पादन होता है। प्रथम स्थान की अगर बात कर दे तो कौन हो जाता है, तो देखिए वो चीन हो जाता है। ठीक है, और अगर बात करते हैं हम लोग कि भाई कितना ग्राम, जैसे 100 ग्राम अगर चावल आप खाते हैं, अगर 100 ग्राम आप चावल बनाते हैं, 100 ग्राम चावल का अगर भात आप खाते हैं तो देखिए 100 ग्राम चावल में आपको पता है 25.5 ग्राम आपको क्या मिलता है, कार्बोहाइड्रेट मिलता है। ठीक है, 25.5 ग्राम आपको कार्बोहाइड्रेट मिलता है अगर आपने 100 ग्राम क्या किया, मतलब चावल खाया तो। ठीक है, यानी कि लगभग 90% कैलोरी की प्राप्ति क्या से होती है, कार्बोहाइड्रेट से। लगभग 90% कैलोरी की प्राप्ति आपको कहाँ से होती है, तो कार्बोहाइड्रेट। देखिएगा अक्सर क्या होता है कि कार्बोहाइड्रेट खाने से तुरंत आदमी क्या होता है, एनर्जेटिक हो जाता है, तुरंत दौड़ने, मतलब बहुत सारा चीज़ है जो शरीर अपने आप काम करना शुरू कर देता है। कार्बोहाइड्रेट का ये सब कमाल होता है। जैसे मानते हैं आप एक गिलास ग्लूकोज पी के देखिए तो फटाफट देखिएगा आपका जो शरीर है, जो एकदम झुलस रहे होते हैं, एकदम थके हुए रहते हैं, अचानक आप एक्टिव हो जाते हैं। ठीक है, इसलिए जब पढ़ाई कर रहे होते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है ग्लूकोज का इस्तेमाल करिए ताकि आराम से बैठ सके, आपको एनर्जी मिले और पढ़ाई करने में मज़ा आ जाए। ठीक है, तो ये चीज़ होता है। और ये चीज़ और हम लोग जानते हैं, देखिएगा कहता है कि चावल में
जैसे चावल की बात हम लोग किया कि सबसे ज़्यादा क्या मिलता है यहाँ पे, तो देखिएगा क्या मिलता है, कार्बोहाइड्रेट मिलता है। और एक चीज़ देखिएगा यहाँ पे अगर बात कर दी जाए तो कार्बोहाइड्रेट की बात देखिए, तो अगर यहाँ पे देखा जाए तो देखिएगा यहाँ पे इसमें क्या मिलता है, तो देखिएगा यहाँ से खनिज मिल जाता है, ठीक है, और खनिज मिल जाए। और देखिए विटामिन की अगर बात कर दे, चावल से विटामिन मिलता है, तो देखिए गोल्डन जो राइस है, गोल्डन राइस से देखिएगा विटामिन ए की सबसे भरपूर स्रोत है। अगर बात कर दी जाए तो देखिए गोल्डन राइस, देखिए विज्ञान प्रौद्योगिकी बहुत ही डेवलप हो गया है। अगर बात कर लें हम लोग तो साइंस बहुत ही ज़्यादा डेवलप हो गया है। दुनिया में कौन ऐसा रोग है जिसका इलाज नहीं है, ठीक है, तो यानी कि बहुत ही ज़्यादा डेवलप हो गया है। तो विज्ञान प्रौद्योगिकी के माध्यम से देखिएगा बहुत सारे मतलब समझिए कि खाद्य पदार्थ में क्या मतलब उसके जीन में चेंज करके एक नया मतलब खाद्य पदार्थ का हम लोग क्या करते हैं, ईजाद कर देते हैं, और वो कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा स्वास्थ्य के लिए क्या होता है, लाभदायक होता है। जैसे गोल्डन राइस की बात कर दे तो गोल्डन राइस में देखिएगा ये चावल में अगर बात कर दें तो यहाँ पे देखिए गोल्डन राइस जो होता है, गोल्डन राइस में वो विटामिन ए की मात्रा भरपूर होती है। जैसे विटामिन ए की मात्रा आपको गाजर में ही मिलता है, और विटामिन ए की कमी से देखते हैं रतौंधी हो जाता है, जिसको ब्लाइंडनेस कहा जाता है, ठीक है, ये क्या हो जाता है, तो गोल्डन राइस में ये खनिज मिल जाता है यहाँ पे। और देखिए यहाँ पे फाइबर भी मिलता है, फाइबर भी मिलता है, ठीक है, यहाँ पे फाइबर भी मिलता है और आपको विटामिन भी मिलता है, ठीक है। चलिए इसी तरह से हम लोग अगला करते हैं। अगला देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है, यहाँ पे कहता है कि कीट संवर्धन क्या है। अगर कीट संवर्धन की बात कर दी जाए तो इसका आंसर ए हो जाता है। क्या होता है, कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान है कीट संवर्धन। 5 नंबर सवाल क्या होता है, देखिए कीटों की वृद्धि करने का क्या है, ये वृद्धि करने का एक विज्ञान है। जैसे देखिएगा हम लोग केचुआ पालन करते हैं, जैसे केचुआ पालन की बात कर जाए तो खेतों में जो बहुत ही ज़्यादा होता है, ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। अगर कहा जाए केचुआ को, तो केचुआ को क्या कहा जाता है, देखिए किसानों के मित्र बोला जाता है, किसानों के दोस्त बोला जाता है। और मिट्टी के बारे में कहा जाए तो ये केचुआ जो होता है मिट्टी का आंत होता है, आंत। केचुआ को क्या कहा जाता है, मिट्टी का आंत कहा जाता है। इसको याद रखिएगा आप लोग, मिट्टी का आंत कहा जाता है, किसको, मिट्टी का आंत कहा जाता है, केचुआ कहा जाता है। और केचुआ को क्या कहा जाता है, केचुआ कहा जाता है ये किसानों का मित्र है। और अगर देखा जाए तो देखिएगा मिट्टी के लिए सबसे भरपूर जो पोषक देता है ना, यही केचुआ द्वारा जो वर्मी कंपोस्ट होता है यही देता है। अगर हम लोग बात करें तो दुनिया में सबसे बेहतर और सबसे महंगा यही प्रोडक्ट बिकने वाला है। और इसके द्वारा जो आप खाद्य का जो वस्तुओं का जो निर्माण करते हैं उसका मार्केट जो है इंटरनेशनल मार्केट में चला जाता है। आम लोगों के बस में ये बात नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे जो आदमी जो भी सब्जी या जो भी उपजाता है वो बहुत ही महंगा हो जाता है, ठीक है। और ये बिल्कुल जैविक, एकदम 100% जैविक हो जाता है, ठीक। चलिए अगला हम लोग देखते हैं, अगला हम लोग देखते हैं ये क्वेश्चन इसका। अगला प्रश्न देखिए, और एक बात बताते हैं, देखिए 56 और 59 में ये प्रश्न पूछा गया है, इसलिए हम जो भी करा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग देखिए साइंस नहीं छूटना चाहिए, क्योंकि देखिए साइंस का महत्वपूर्ण स्थान है। अगर बीपीएससी में अगर किसी का पीटी होता है या बीपीएससी शिक्षक अगर बनना है तो जो बिहार स्पेशल हो जाता है, साइंस हो जाता है, करंट अफेयर्स हो जाता है और हिस्ट्री हो जाता है, ये 4 चीज़ें तो बिल्कुल कमज़ोर नहीं होना चाहिए। उसके लाइफ में समझिए कि ये सब चीज़ें कमांड होना चाहिए, तब समझिए कि कभी आपका मतलब पीटी नहीं रुकने वाला है, ठीक है। तो साइंस पे आपको बहुत अच्छा पकड़ बनानी चाहिए। और देखिए 56 से 59 बीपीएससी में पूछा है, 2015 में ये एग्ज़ाम हुआ था। चलिए अगला हम लोग देखते हैं। देखिए कहता है कि जेनेटिक्स निम्न में से किसका अध्ययन है, जेनेटिक्स क्या कहता है, तो देखिए 6 नंबर सवाल का अगर देखा जाए तो जेनेटिक्स निम्न में से किसका अध्ययन है, तो देखिए ये सवाल पूछा गया है बीपीएससी के द्वारा। 53 से 55 बीपीएससी में 2011 का जब एग्ज़ाम हुआ था तो इसमें ये सवाल पूछा गया। इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो जेनेटिक्स में से किसका अध्ययन किया जाता है, तो इसका आंसर होता है कौन सा, आनुवांशिकी और विचरण हो जाता है। क्या हो जाता है, तो आनुवांशिकी और विचरण हो जाता है, ठीक है। और एक चीज़ यहाँ पे देखते हैं, आनुवांशिकी का जो जनक है उनके बारे में पूछा जाता है, उनके बारे में पूछा जाता है। देखिएगा इनका नाम जो है, इनका नाम जो है ग्रेगर जॉन मेंडल नाम होता है। इनका नाम होता है ग्रेगर जॉन मेंडल नाम होता है। क्या नाम होता है, जॉन मेंडल नाम होता है इनका, मेंडल। और पता है इन्होंने क्या किया, देखिए इन्होंने मटर के 2 पौधों से ही इस चीज़ को साबित कर दिया, ठीक है। तो बस इतना जानिए, पूछा जा सकता है स्रोत क्या है इनका, स्रोत तो मटर के पौधे, ठीक है, मटर के पौधे हो जाते हैं, ठीक है। इसका मतलब इन्होंने ये चीज़ें मतलब क्या किया था,
मतलब इजाद किया था इन्होंने, ठीक है। और यही वजह है कि आनुवंशिकी का जनक इनको कहा जाता है, मेंडल को। आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है किनको? मेंडल को कहा जाता है, ठीक है। चलिए अगला हम लोग देखते हैं। अगला सवाल देखिए, यहाँ देखिए कहता है यहाँ पे कि गर्भ में भ्रूण के विकास को जानने के लिए निम्नलिखित तरंगों या किरणों में से किसका उपयोग किया जाता है? किसका उपयोग किया जाता है? तो क्या हो जाएगा, ये देखिएगा यहाँ प्रश्न कब पूछा गया है, तो देखिएगा ये 67वीं बीपीसी में 2022 में 67वीं में पूछा गया था, ठीक है। कौन हो जाता है? तो पाराध्वनि तरंगे हो जाता है। कौन हो जाता है? तो पाराध्वनि तरंगे हो जाता है, पाराध्वनि तरंगे हो जाता है। यानी कि देखिए जो गर्भ में बच्चे होते हैं वो क्या होते हैं, अल्ट्रासाउंड के द्वारा क्या होता है, पता किया जाता है। और अगर हम लोग बात करें यहाँ पराध्वनि तरंगों की, तो देखिएगा कहा जाता है कि शरीर के अंदर तस्वीर बनाने के लिए, शरीर के अंदर जो तस्वीर बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो पराध्वनि तरंगों का उपयोग किया जाता है। इसी का किसका उपयोग किया जाता है? इसी का, यानी कि ध्वनि तरंगों का उपयोग किया जाता है। जब अल्ट्रासाउंड के द्वारा देखते हैं कि जब बच्चे को गर्भ से पता किया जाता है तो शरीर के अंदर की चीज़ों को पता करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो देखिएगा ये अल्ट्रासाउंड में क्या होता है, ध्वनि तरंगे होती है, ठीक है, ध्वनि तरंगे होती है, ठीक है। चलिए हम लोगों ने इसको ये अगला हम लोग बढ़ते हैं। और देखिए ये 67वीं बीपीसी में सवाल पूछा गया है, ठीक है, तो आराम से आप लोग बनाइए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। कहता है कि निम्न में कौन सा एक सच्चा फल नहीं है? देखिए यहाँ पे क्या कहता है, कहता है कि बताइए निम्न में कौन सा एक सच्चा फल नहीं है? तो सच्चा फल क्या हो जाएगा, सच्चा फल नहीं है कौन हो जाता है? तो सच्चा फल मतलब नहीं है कौन हो जाएगा? तो देखिए इसमें अब आप सोचिए सच्चा फल और झूठा फल कौन होता है? तो ये देखिए सच्चा फल नहीं है, ये होता है सेब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सेब हो जाएगा। अगर बात करें हम लोग सच्चा फल में कौन कौन आता है, अगर बात करें हम लोग तो सच्चा फल में कौन कौन आता है, तो देखिएगा सच्चा फल की अगर बात कर दी जाए यहाँ पे, चलिए एक नया पे ले लिए। सच्चा फल की अगर बात कर ली जाए, सच्चा जो फल है, फल में कौन कौन आता है? सच्चा फल की अगर बात कर ली जाए तो देखिएगा सच्चा फल में आपको आता है कौन आ जाएगा? तो आम, मक्का और अंगूर हो जाता है। आम हो जाता है, आम हो जाएगा, और देखिएगा यहाँ पे मक्का हो जाता है और अंगूर हो जाता है। कौन हो जाता है? अंगूर हो जाता है सच्चा फल में, ठीक है। देखिए कहा जाता है कि कहा जाता है कि जो निषेचन के बाद जिसका निर्माण होता है उसको सच्चा फल होता है। बिना निषेचन के जो मतलब जो वस्तु बन जाता है उसको क्या बोलते हैं? असत्य फल बोलते हैं, झूठा फल बोलते हैं। तो देखिए ये सच्चा फल जो है ये निषेचन के बाद जो परिणाम है उसी का है। यानी कि आम, मक्का और अंगूर जो है इसको क्या बोलते हैं हम लोग? सच्चा फल बोलते हैं। और देखिए यहाँ पे बात करते हैं हम लोग असत्य फल का, तो असत्य फल में कौन सा हो जाएगा? तो देखिए असत्य फल में क्या होता है, ये सच्चा फल हम लोगों ने जान लिया, ठीक है। असत्य फल की अगर बात कर दिया है तो देखिए यहाँ पे सेब हो जाएगा, काजू हो जाएगा, अखरोट हो जाएगा। चलिए लिख लेते हैं, सेब हो जाएगा, सेब हो जाता है, काजू हो जाएगा, ठीक है, काजू हो जाता है, अखरोट हो जाता है, अखरोट हो जाता है, सेब हो जाता है, काजू, अखरोट हो जाता है। उसके बाद देखिए नाशपाती और लौकी भी हो जाता है। बात करें हम लोग तो देखिएगा नाशपाती भी हो जाता है और प्लस में लौकी भी हो जाता है, लौकी भी हो जाता है, ठीक है। ये कौन सा फल हो जाएगा? तो ये देखिए इसको झूठा फल बोला जाता है, यानी कि असत्य फल। ये बहुत बार बीपीएससी ने पूछा हुआ है और इसको कम से कम याद कर लीजिए कि कौन सा सत्य फल है, कौन सा असत्य फल है, क्योंकि पूछा गया प्रश्न है कि निम्न में बताइए कि भाई इसमें से अगर सारा चीज़ें आपको याद रहे कि भाई ठीक है सच्चा फल आम, मक्का और अंगूर हो जाता है, असत्य फल की बात कर दी है तो सेब, काजू, अखरोट, नाशपाती और लौकी होता है। अगर ये सारा का सारा आपके पास पॉइंट याद रहेगा तो सत्य असत्य को आप ऑलरेडी चुन लीजिएगा। तो सत्य फल उसको कहते हैं जो निषेचन के द्वारा बनता है, ठीक है, और असत्य फल वो होते हैं जो बिना निषेचन के इसका तैयार हो जाता है, ठीक है, उसको बोलते हैं। तो चलिए हम लोग अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट देखिए, अगला प्रश्न क्या कहता है? कहता है कि लौंग पौधे के निम्नलिखित में से किस भाग से प्राप्त होते हैं? ठीक है, लौंग पौधे के किस भाग से प्राप्त होते हैं? तो क्या हो जाएगा? देखिए ये शुष्क क्या हो जाता है? शुष्क पुष्प कली है, शुष्क ये पुष्प कली है। लौंग पौधों के लिए क्या हो जाता है? ठीक है, लौंग पौधे के लिए क्या हो जाता है? तो क्या हो जाएगा? तो ये देखिए क्या हो जाता है, ये हो जाएंगे आपको शुष्क पुष्प क्या है? कली हो जाता है ये, ठीक है, शुष्क पुष्प ये क्या हो जाएगा? कली हो जाएगा। देखिए ये प्रश्न जो है बहुत बार पूछा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, बहुत बार पूछा गया। एक चीज़ और बताते हैं,
जैसे लौंग की अगर बात कर दी जाए तो लौंग का जो मदर जो इसका समझिए कि जो साइट है, अगर इसका ओरिजिन की बात कर दे तो ये इसका ओरिजिन है इंडोनेशिया। क्या होता है? इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में इसका जन्म हुआ। इसका जन्म जो कहा जाता है इंडोनेशिया कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? इंडोनेशिया कहा जाता है। ठीक है, इंडोनेशिया। और देखिएगा पूरी दुनिया में लौंग जो है वो सबसे ज़्यादा पाया जाता है। पूरी दुनिया में लौंग जो है सबसे ज़्यादा पाया जाता है। और एक बात और कर दें, अगर बात कर दें हम लोग तो देखिए ये सदाबहार वृक्ष है। ये कौन सा वृक्ष है? अगर बात कर दिए यहाँ पे तो देखिए ये सदाबहार वृक्ष है, पूछा जा सकता है, सदाबहार वृक्ष है ये। ठीक है, अगर बात कर दें हम लोग तो ये जो लौंग है इसकी ऊंचाई कितना होता है? तो देखिए 10 से 20 मीटर होता है। अगर इसकी ऊंचाई की बात कर दिया जाए, ऊंचाई कितना होता है? तो 10 से 20 मीटर होता है। 20 मीटर, इसकी ऊंचाई 10 से 20 मीटर हो जाता है। अगर हम लोग बात कर दें इसके पत्तियों का आकार कैसा होता है, तो पत्ती का आकार की अगर बात कर दी जाए, पत्ती का आकार तो देखिए ये अंडाकार होता है। आकार की बात कर दिया जाए तो देखिएगा ये अंडाकार होता है। क्या होता है? अंडाकार होता है। और देखिएगा अगर लौंग की बात कर दी जाए तो लौंग का उपयोग दो तीन चीज़ों में, बहुत सारी चीज़ों में किया जाता है। लेकिन अगर घरेलू में देखते हैं कि अगर किसी आदमी का अगर दांत में दर्द होता है तो दर्द निवारक का काम करता है लौंग। और अधिकतर लोग क्या करते हैं अपने भोज्य पदार्थों में, अपने खाद्य पदार्थों में लौंग को क्या करते हैं, मतलब उसमें शामिल कर लेते हैं। ठीक है, और ये कहा जाए कि बहुत औषधि के रूप में काम करता है। और इसके बारे में क्या कहा गया है? तो देखिए कहता है कि लौंग पौधे के निम्नलिखित में से किस भाग से प्राप्त होता है? तो शुष्क पुष्प कली। देखिए शुष्क पुष्प कली की बात है तो मतलब कली मतलब उससे कहा जाता है जो पूर्ण रूप से उसका विकास न हुआ हो। देखिए अगर हम कहें उपमा की बात कर दे कली का तो देखते हैं गुलाब को, बहुत सारे चीज़ों को कहा जाता है। लेकिन मैं एक बात बताऊँ, पूरी दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में जितने भी आपको कवि हैं, जितने भी राइटर हैं, जितनी बेहतर आपको महिलाओं के बारे में लिखा है, मतलब समझिए कि वो कमाल है। लेकिन एक बात बताते हैं, जो श्रृंगार रस के कवि हैं जिनका नाम है सूरदास, वो बचपन से ही मतलब जब पैदा लिए थे तभी वो अंधे थे। कहा जाता है कि महिलाओं के श्रृंगार रस के बारे में, यानी कि महिलाओं के जो समझिए कि उनकी सुंदरता का जो बखान कर दिया, एक आँख वाला भी व्यक्ति वैसा नहीं कर पाया। कहा जाता है कि सूरदास ने सर से पांव तक जिस तरीके से बखान किया है वो मतलब खुले आँख वाले भी नहीं कर पाए हैं। और दुनिया में ऐसा कोई भी समझिए कवि नहीं हुआ है। तो मतलब कवि जो कली की बात आती है इसी मतलब इससे याद आता है। और देखिए ये बात कभी पुरुषों में नहीं हो सकता। कितनी ताकतवर, कितनी पावरफुल महिलाएं हैं, इस चीज़ को सोचने वाली बात है। पूरी दुनिया उनके बारे में लिखती है। मर्दों के बारे में कभी है कोई लिखा हो? इस तरीके से कोई नहीं लिख सकता। तो ये क्रिएटर होती हैं, इनसे हर लोग क्रिएट हो जाता है, हर लोग बहुत सारा चीज़ है इनमें, वो जो बात है दुनिया के किसी भी चीज़ में बात ही नहीं हो सकता। ठीक है, और ये जो चीज़ें हैं, बहुत सारे उपमा हमारे भारत के एक से एक लोग हैं, सूरदास हो गए, कालिदास हो गए, बहुत सारे लोग हैं एक से एक चीज़ लिखे हुए हैं। हम साहित्य में आपको नहीं ले जाना चाहते हैं। तो लौंग पौधे के निम्नलिखित में से किस भाग से प्राप्त होते हैं? तो शुष्क पुष्प कली से निर्माण होता है इसका। ठीक है, चलिए अगला हम लोग देखते हैं। यहाँ पे अगला प्रश्न है, लौंग एक मसाला पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? देखिए ये भी प्रश्न पूछ दिया। ये सारा का सारा हम बीपीएससी का प्रश्न करा रहे हैं। देखिए बीपीएससी का आप देख रहे हैं कैसा प्रश्न पूछा जाता है। प्रश्न वही पूछे जाते हैं, आपके घरों में इस्तेमाल होता है, आपने कभी ना कभी उसको देखा है, आपने कभी ना कभी उसका इस्तेमाल किया है। ठीक है, जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस जो भी हो, सब व्यवहारिक प्रश्न पूछे जाते हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत डीपली प्रश्न पूछता है, बिल्कुल ऐसा नहीं पूछता है। ठीक है, तो चलिए क्या कहता है कि 10 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है यहाँ पे। तो देखिए लौंग एक मसाला पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? तो कौन सा? तो फूल की कली से प्राप्त होता है। क्या होता है इसका आंसर? देखिए फूल की कली से प्राप्त होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं यहाँ पे। अदरक तना है जड़ नहीं क्योंकि, अदरक तना है जड़ नहीं क्योंकि क्या? तो इसमें नोड और इंटरनोड होते हैं। क्या होते हैं? नोड और इंटरनोड होते हैं। देखिए प्रश्न पूछा जाता है कि जड़ का उदाहरण बताइए, तना का उदाहरण बताइए, ये प्रश्न आपको पूछेगा। और देखिए ये प्रश्न जो है आपको 65-66 में पूछा गया होगा, इसलिए कहता है अदरक तना है जड़ नहीं क्योंकि इसमें नोड और इंटरनोड होते हैं। ठीक है, इसीलिए है। अब देखिए थोड़ा सा जान लीजिए भाई कि जड़ किसे कहते हैं। ठीक है, अगर मानते हैं कि तना का उदाहरण अगर देना हो, भाई तना का उदाहरण क्या हो सकता है? तो तना का उदाहरण देख लीजिए। और जड़ का देखिए यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए हम सोच रहे हैं आपको बता देते हैं। तो तना में पूछा जाता तो क्या हो जाएगा? ये देखिए लहसुन हो जाता है। ठीक है, लहसुन हो जाएगा। और फिर
क्या होता है, प्याज हो जाता है, क्या हो जाएगा, प्याज हो जाएगा, फिर हल्दी हो जाएगा, आलू हो जाता है, ठीक है, और ओल हो जाता है। क्या होता है, ओल हो जाता है। अगर पूछा जाए भाई तना का उदाहरण दीजिए, पूछा जाता है कि भाई बताइए आलू तना है कि जड़ है, तो फिर क्या होगा, इसलिए कुछ उदाहरण देख लीजिए। पूछा जा सकता है कि हल्दी तना है कि जड़ है, तो क्या हो जाता है, तो ये तना हो जाता है, ठीक है। तो तना के उदाहरण में देखिए लहसुन हो जाएगा, प्याज हो जाएगा, हल्दी हो जाएगा, आलू हो जाता है और ओल हो जाता है। ओल का सब्जी खाने से एकदम मतलब ठीक ठाक है, बढ़िया है, ठीक है। तो क्या हो जाता है, ये ओल हो जाता है। अब देखते हैं हम लोग जड़ का। तो जड़ का उदाहरण में क्या देखते हैं, तो देखिए आप लोग खाते होंगे गाजर, क्या होता है, गाजर। उसके बाद देखिए गाजर के बाद होता है शक्करकंद, शक्करकंद के बाद होता है सलजम, ठीक है। ये आपको जड़ का उदाहरण है, गाजर हो जाता है। और देखिएगा ये होता है शक्करकंद, क्या होता है, शक्करकंद, ये सब याद करिएगा। उसके बाद होता है सलजम, ठीक है, ये सब याद रखिएगा। यानी कि तना और जड़ का उदाहरण क्या है, यहाँ से प्रश्न पूछे ही जाते हैं निश्चित तौर पे, और बीपीएससी बहुत बार प्रश्न पूछे है। हाँ, जब बायोलॉजी आपको टोटल कराएंगे तो देखिएगा कितना बार ये सारे प्रश्न आते हैं। चलिए अगर हम लोग प्रश्न देखते हैं, क्या कहता है, पादप कली है, क्या है, 12 नंबर सवाल देखिए क्या कहता है, पादप कली है किसका, इसका आंसर ए हो जाएगा, एक भ्रूणीय टहनी है। क्या है, पादप कली है किसका, एक भ्रूणीय टहनी है। अगला सवाल देखिए, और देखिए अगला सवाल पूछता है 53 से 55 बीपीएससी में 2011 का जब एग्जाम हुआ था तो उसमें ये सवाल पूछा गया है, ठीक है। 53 से 55 में कहता है कि पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं को क्या कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं। तो 13 नंबर क्या हो जाएगा, तो देखिए इसको हैलोफाइट बोला जाता है। क्या बोला जाता है, इसको हैलोफाइट बोला जाता है। इसको याद रख लीजिए, हैलोफाइट कहा जाता है इसका। कहता है कि जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं, नमक जिसमें सर्वाधिक, वो मिट्टी वैसा हो जिसमें सर्वाधिक नमक की मात्रा पाया जाए, उसमें जो पौधे पाए जाते हैं होते हैं उसको क्या बोलते हैं, हैलोफाइट बोला जाता है। क्या बोला जाता है, हैलोफाइट बोला जाता है। और ज़रा सोच के देखिएगा, ज़रा सोच के देखिए, ये हैलोफाइट हो जाता है। और देखिएगा हाइड्रो जो फाइट है, ये जो यहाँ पे जो दिख रहा है आपको, हाइड्रोफाइट जो दिख रहा है, हाइड्रोफाइट ये कहाँ पे होते हैं, तो देखिएगा ये जल में होते हैं, पानी में होते हैं। यानी कि कह सकते हैं कि जो आपको यानी कि नहर में हो जाते हैं, या आप कह सकते हैं कि पोखर में हो जाते हैं, ये सब चीज़ें। यानी कि हाइड्रोफाइट जो है जल और पानी में ये होने वाले पौधे हैं। इसको याद रखिएगा। पूछा गया भाई कि नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं उसको क्या बोलते हैं, तो ये हैलोफाइट हो जाता है। पूछा जा सकता है कि जल और पानी में होने वाले पौधों को क्या बोला जाएगा, तो हाइड्रोफाइट बोला जाएगा। क्या बोला जाता है, हाइड्रोफाइट बोला जाता है। और ज़रा सोच के देखिए जीरोफाइट किसको बोला जाता है। अगर जीरोफाइट की बात यहाँ पे दे दिया जाता है, इसी ऑप्शन में से हो सकता है पलट के आपसे प्रश्न पूछ दे कि बताओ भाई कि जीरोफाइट कहाँ पे होता है। तो देखिए जीरोफाइट, जीरो मतलब जहाँ पे पानी बिल्कुल ना हो, क्या, जहाँ पे पानी ना हो, जहाँ पर पानी न हो वहाँ पे ये पौधा पाया जाता है जीरोफाइट। यानी कि कह सकते हैं इसको क्या बोल सकते हैं, मरुदभीद बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, इसको मरुदभीद बोल सकते हैं, ठीक है। मरुदभीद पौधे हो जाता है जीरोफाइट, ठीक है। तो इस तरह याद करिएगा कि नमक युक्त मिट्टी में हैलोफाइट पौधे पाए जाते हैं। और बात कर दे कि पानी युक्त मिट्टी में, नहीं, पानी में सबसे ज़्यादा कौन से पौधे, तो देखिएगा हाइड्रोफाइट होते हैं। और जहाँ पे पानी होते ही नहीं, मरुदभीद है, वहाँ पे कौन सा होते हैं, तो देखिए जीरोफाइट हो जाते हैं, ठीक है। इसको याद रखिएगा, यहीं से प्रश्न पूछेगा। उलट पलट करके देखिए, इधर से उधर, इधर से उधर प्रश्न यही पूछता है। और बहुत बार प्रश्न पूछा हुआ है इसका। ऐसा नहीं है कि इसमें मतलब समझिए कि अलग टाइप से है, चाहे कुछ भी हो। देखिएगा, विचार करिए, अगर आप 1 से 50 तक अगर प्रश्न बनाते हैं तो आपको लगेगा कि हम इसको बहुत जानते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस की कमी है। क्यों है, क्योंकि आपने रिवाइज अच्छा से नहीं किया। तो रिवाइज अगर अच्छा से चलता है तो समझिए कि आपकी तैयारी अच्छी मानी जाएगी, ठीक है। तो हम अभी भी बोलते हैं कि भाई साइंस में क्या करना है, रिवाइज करिए। अगर घटना चक्र का साइंस मतलब है आपके पास, अगर घटना चक्र का, तो जितना जल्दी हो सके काम करिए कि आप बैठिए, 4 शिफ्ट बैठिए, 3-3 घंटा। आपको 2 दिन 1 दिन में पक्का ख़त्म हो जाएगा। एक समय आता है एग्ज़ाम के समय में कि 2-3 घंटे में ख़त्म हो जाता है, ठीक है। कभी कभी ऐसा लगता है कि 2-2 महीना लगता है। और जब आपके पास टाइम आ जाता है समय एग्ज़ाम का, तो देखिए 2 घंटा 3 घंटा में ख़त्म कर देते हैं। वो एनर्जी लेकर के आइए। अगर वो एनर्जी एग्ज़ाम तक बना रहे अभी से लेकर के 69 तक, तो सोचते हैं आपका स्कोर 110 तक ही जाएगा और आप अच्छा से कर पाएंगे इसको। देखिए इसका नाम है इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम, ठीक है। यानी कि ईईजी निम्न में से किसकी क्या करता है, निगरानी के लिए उपयोग होता है। किसके लिए उपयोग होता है, तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा,
इसका आंसर मस्तिष्क हो जाता है। और ये 64वां बीपीएससी में 2018 में प्रश्न पूछा गया, 64वां में। देखिए, जब किसी व्यक्ति का डेथ हो जाता है तो पूर्ण रूप से डॉक्टरी जो मेडिकल जो है वो किससे जांच करता है कि ये व्यक्ति पूर्ण रूप से मर गया है? तो ये देखिए, ये है आपको ईईजी के द्वारा। लेकिन सच कहा जाए तो यानी कि जिस समय ये ईईजी चेकअप भी होता है ना, उसके 6 घंटे के बाद भी, मतलब समझिए 6 घंटे के बाद पूर्ण रूप से एक इंसान का डेथ होता है। वो अचानक नहीं मरता, 6 घंटे लग जाते हैं उसको पूर्ण रूप से डेथ होने में, ठीक है। और ये जो साइंस जो कहता है ईईजी के द्वारा क्या करता है, ये मस्तिष्क जो विद्युत में जो तरंगे होती है उसमें जो उत्पन्न हो रहा होता है उसको बता देता है कि ये व्यक्ति अब डेथ कर गया है, मर गया है। तो ये जांच का एक प्रक्रिया है, ठीक है, एक मशीन है। चलिए हम लोग देखते हैं, अगला हम लोग देखते हैं यहाँ पे देखिएगा, अगर हम लोग बात करें कि हृदय का, तो हृदय की जांच के लिए कौन होता है? हृदय की अगर जांच कर दिया जाए तो कौन होता है? तो देखिएगा, हृदय की जांच के लिए होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। क्या नाम होता है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। इसको बोलते हैं ईसीजी। क्या बोलते हैं इसको? देखिए, इसको ईसीजी बोलते हैं, ठीक है, ईसीजी इसको बोलते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। किसको? हृदय। यानी कि अगर आपको दिल की धड़कनें या दिल में कुछ हरकतें ऐसी हो रही हैं, अगर इसका टेस्ट कराना है तो क्या कराना पड़ेगा? तो इसमें देखिएगा, इसमें आपको ईसीजी कराना पड़ता है, ठीक है, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी बोलते हैं। देखिए, अगर यकृत का आपका टेस्ट कराना है, यकृत का टेस्ट कराना है तो इसको एफएलटी बोलते हैं, लीवर फंक्शनल टेस्ट, ठीक है, एलएफटी होता है, एलएफटी, ठीक है। और एक चीज़ देखिएगा, अगर आपको कहीं एक्सीडेंट हो गया, अगर आपका सर फूट गया, चाहे कुछ भी हो जाए, उसका फिर से दोबारा पुनर्निर्माण नहीं हो सकता। लेकिन आपके शरीर में एक पार्ट है जहाँ पे फिर से बन सकता है। अगर वो खराब हो गया तो उसके अंदर इतनी कैपेसिटी है कि वो दोबारा अपना खुद से निर्माण कर सकता है। वो है आपका लिवर। क्या है? वो यकृत हो जाता है, दोबारा ये अपने आप को क्या करेगा? निर्मित कर लेगा। लेकिन अगर ये प्रॉब्लम में आ गया तो समझिए कि कोई नहीं बचा सकता, बहुत ही मुश्किल है, ठीक है। और देखिए, अगर मानते हैं अग्न्याशय यानी कि पेंक्रियाज की अगर टेस्ट के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो क्या करना पड़ेगा? तो देखिए, इसके लिए बहुत सारे जांच करवाते हैं डॉक्टर। कहता है कि भाई सीटी स्कैन करवाओ, एमआरआई करवा लो, अल्ट्रा, ये मतलब क्या इसको बोलते हैं यहाँ पे, देखिए इसमें ये बोल देता है, इसमें बोलता है कि हाँ अल्ट्रासाउंड करवा लो, सीटी स्कैन करवा लो, ये सारा चीज़ें आपको बोलता है। तब जा कर के पता चलता है अग्न्याशय के बारे में, तब जाके डॉक्टर को पता चलता है, ठीक है। तो चलिए, इतना हम लोगों ने किया। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, 15 नंबर, मांसपेशियों में दर्द के उपचार में उपयोग किया जाने वाला विकिरण कौन सा है? 15 नंबर सवाल क्या कहता है? क्या कहता है ये? तो मांसपेशियों में दर्द के उपचार में उपयोग किया जाने वाला विकिरण कौन सा हो जाता है? तो 15 नंबर सवाल क्या कहता है? तो देखिए, इसको बोलते हैं इंफ्रारेड। क्या होता है? इंफ्रारेड हो जाता है। इसका आंसर क्या हो जाता है? इंफ्रारेड हो जाता है, ठीक है। चलिए, हम लोग रिवीजन करा रहे थे, हम आपको ज़्यादा ही बताने लगे। जीव में अत्यधिक विविधता कारण क्या है? जीव में अत्यधिक विविधता का कारण क्या हो जाता है? तो देखिए, यहाँ पे देखिए 16 नंबर सवाल क्या कहता है? तो 16 नंबर सवाल देखिए क्या कहता है। 16 नंबर सवाल कहता है कि जीव में अत्यधिक विविधता का कारण क्या हो जाता है? 16 नंबर क्या हो जाएगा? बनाइए, आप लोग भी बनाते रहिए, इसका कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। इसका आंसर सी होता है, उत्परिवर्तन होता है, ठीक है, ये उत्परिवर्तन हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 17 नंबर सवाल। देखिए, कहता है कि मेंडल के आनुवांशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है? ठीक है, मेंडल के आनुवांशिकता के सिद्धांत किस पर आधारित है? तो बताइए यहाँ पे किस पे आधारित हो जाएगा? ये 17 नंबर सवाल होता है, ठीक है। तो देखिएगा, ये लैंगिक जनन होता है, लैंगिक जनन होता है। अच्छा, लैंगिक और अलैंगिक में फ़र्क है, मैं आपको बता देता हूँ शॉर्टकट में। देखिए, लैंगिक जनन में दो जो लोग हैं मतलब भाग लेते हैं, जैसे नर और प्लस मादा, ठीक है। यहाँ पे अगर बात कर दी जाए तो जो दो लोग हैं नर मादा इसमें भाग लेते हैं, और इससे क्या होता है? यहाँ पे देखिए, युग्मक एवं निषेचन होता है। अगर बात कर दिया जाए कि युग्मक एवं निषेचन होता है, ठीक है, निषेचन होता है, ठीक है, किससे? लैंगिक जनन से। और अलैंगिक जनन से बिल्कुल उल्टा कर दीजिए इसका, इसमें दो लोग नहीं, एक ही लोग भाग होते हैं, और इसमें युग्मनज या निषेचन की मतलब ये प्रक्रिया नहीं होती है, ठीक है। तो ये फ़र्क हो गया लैंगिक और अलैंगिक जनन में। और देखिए, मेंडल के आनुवांशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो देखिए, लैंगिक जनन पर आधारित है। किस पे आधारित है? तो लैंगिक जनन पे आधारित है। इसको क्या बोलते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। चलिए, अगला हम लोग देखते हैं। देखिए, डीएनए की खोज किसने की थी?
18 नंबर सवाल है डीएनए की खोज किसने की थी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका देखिए 64वीं बीपीएससी में 2018 में पूछा गया है, 64वीं बीपीएससी 2018 में पूछा गया है। ये कौन हो जाता है, यहाँ पे देखिए कहता है कि 18 नंबर सवाल है डीएनए की खोज किसने किया था, तो उपरोक्त में से कौन हो जाएगा, कोई नहीं हो जाता है। ठीक है, ये कोई नहीं हो जाता है। देखिए जेम्स वाटसन एम फ्रांसिस जो क्रिक जो है, ये देखिए जीवाणु की अगर बात यहाँ सॉरी डीएनए की अगर बात कर दे, यहाँ पे डीएनए की बात करें तो देखिएगा इन लोगों ने क्या किया था। अगर इन लोगों की बात कर दिया जाए तो इन लोगों ने क्या किया था, तो देखिए इन लोगों ने देखिएगा कि डीएनए का जो कुंडलाकार जो होता है ना, कुंडलाकार इस तरह से इसका निर्माण हुआ है। अगर इस तरह से हम लोग देखें हैं, इस तरीके से इसका निर्माण हो जाता है। इसी का उन्होंने क्या किया था, उन्होंने मतलब समझिए कि उदाहरण दिया था उन्होंने ये किया था, किसका, जेम्स वाटसन, फ्रांसिस किक और विल्किंसन और फ्रैंकलिन जो है यहाँ पे देखिए इन्होंने कुंडलाकार विन्यास प्रस्तुत किया था। ठीक है, कुंडलाकार विन्यास प्रस्तुत किया था। लेकिन अगर बात किया जाए कि भाई डीएनए का खोज किसने किया था, तो डीएनए का खोज की मैं बताऊं आपको, डीएनए की खोज की अगर बात करी जाए तो देखिएगा एक स्विस रासायनिक शास्त्री थे, एक स्विस रासायनिक शास्त्री थे। चलिए अगला देखते हैं पेज। देखिएगा यहाँ पे एक स्विस रसायन शास्त्री थे। ठीक है, रसायन शास्त्री होते हैं स्विस रसायन शास्त्री, और यही खोज करते हैं। क्या नाम रहता है उनका, तो देखिए इनका नाम रहता है फ्रेडरिक मिक्सचर। इनका नाम रहता है यहाँ पे देखिएगा फ्रेडरिक मिक्सचर नाम रहता है। क्या नाम रहता है, देखिएगा मिक्सचर नाम रहता है, फ्रेडरिक मिक्सचर नाम इनका रहता है। ठीक है, फ्रेडरिक मिक्सचर इनका नाम रहता है, और इसने डीएनए को न्यूक्लिक भी बोलता है क्या कहते हैं। और देखिए इसी व्यक्ति ने डीएनए की खोज किया था, किसने, फ्रेडरिक मिक्सचर ने इसका क्या किया था, खोज किया था। और इसी ने डीएनए को क्या बोला था, डीएनए को न्यूक्लिक कहा था, न्यूक्लिन कहा था। क्या कहा था, तो देखिएगा न्यूक्लिन कहा था, उसने न्यूक्लिन कहा था। किसको, यही फ्रेडरिक मिक्सचर ने डीएनए को क्या कहा था, न्यूक्लिन कहा था। चलिए हम लोग अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखिए, जीव कोशिकाओं में आनुवंशिकता के आनुवंशिक लक्षणों के नियंत्रण में निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी है। 19 नंबर सवाल क्या हो जाता है, तो देखिए 19 नंबर सवाल क्या हो जाता है, तो यहाँ पे देखते हैं तो क्या हो जाएगा इसका आंसर। फिर वहीं देखिए क्वेश्चन जो है अलट पलट के इधर से उधर वहीं प्रश्न पूछता है, इसलिए एक बार अच्छा से आप लोग तैयारी कर लीजिए, आराम से बन जाएगा। साइंस भी बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि अगर अच्छा से आप लोग रिवाइज करिएगा तो पक्का 30 में 28 29 आपसे बन जाएगा, 27 28 तो पक्का बन जाएगा। ठीक है, तो 19 नंबर सवाल क्या कहता है कि जीव कोशिकाओं में आनुवांशिक लक्षणों को नियंत्रण में निम्नलिखित में कौन सा उत्तरदायी है। क्या होता है, डीएनए होता है। कौन सा हो जाता है, तो 19 नंबर सवाल क्या हो जाता है, डीएनए हो जाता है। ठीक है, अगला सवाल देखिए, कहता है कि यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है। क्या यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा यकृत होती है, क्या हो जाता है इसका सवाल, तो देखिएगा ग्लाइकोजन के रूप में। किसमें, तो ग्लाइकोजन के रूप में होता है। क्या होता है आंसर, ग्लाइकोजन के रूप में होता है। चलिए अगला हो जाता है। चलिए थोड़ा सा लगता है कि ज़्यादा ही मतलब क्या बोलते हैं ना कि वीडियो लंबा हो जाए तो मज़ा नहीं आता है, फटाफट इसमें देख लीजिए आप लोग। देखिए मानव शरीर में होता है, ये जहाँ इंपॉर्टेंट बनेगा हम आपको करा देंगे। देखिए मानव शरीर की अगर बात कर दिया है तो देखिए मानव शरीर में 2/3 जल पाए जाते हैं। कितना, तो 2/3 पल। कितना, तो 70%। कितना हो जाता है, 70%। अगर बात कर दिया तो हमारे मस्तिष्क में जल कितने पाए जाते हैं, तो देखिए 85% जो है ना जल कहाँ पाए जाते हैं, मस्तिष्क में पाए जाते हैं। किस में, मस्तिष्क में पाए जाते हैं। हमारे शरीर में जो ब्लड है, तो ब्लड में जो पानी है, यानी कि ब्लड में जो पानी है कितना, रक्त में पानी कितना होता है, तो रक्त में 79%। रक्त में कितना हो जाता है, 79% हो जाता है। और बात करें फेफड़ों में, तो फेफड़ों में जल कितना भरा रहता है, तो 80% हो जाता है। कितना, 80% रहता है जल। ठीक है, कहता है मानव शरीर में कितना प्रतिशत पानी है, तो आंसर देखिए पूछा है 64वें बीपीएससी में प्रश्न पूछा गया है। ऑप्शन आपको 5 को दिया है, 70, 20 से 30, 10 से 20, 30 से 40, कोई नहीं, सारा का सारा क्या मारिएगा, तो 70% हो जाता है पानी। और देखिए मस्तिष्क में, देखिए मस्तिष्क में क्या कहता है, तो देखिए मस्तिष्क में आपको, अरे यार पेन ले लेते हैं, हाँ मस्तिष्क में आपको कितना हो जाता है, तो देखिए ये होता है 85%। ठीक है, रक्त की बात करते हैं 79%, और बात करें फेफड़ों का तो कितना होता है, 80%। एक बात और भी बताते हैं, पूछा जा सकता है कि जल का या पानी का पीएच मान कितना होता है, तो जल और पानी का पीएच मान कितना हो जाता है, तो 7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तो 7 हो जाता है, 7। और आपको पता है 7 क्या होता है,
पीएच मान 7 हो वो क्या हो जाता है, उदासीन होता है। यानी कि जिसका पीएच मान 7 से कम होता है उसको अम्ल बोलते हैं, और 7 से कहीं ज़्यादा हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं, क्षार बोलते हैं। तो पानी क्या है, ना अम्ल है ना क्षार है, क्या उदासीन है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला सवाल है यहाँ पे देखिए, विटामिन जो रक्त के थक्के बनाने में प्रभावी होता है। देखिए विटामिन से एक प्रश्न निश्चित तौर पे पूछा जाता है और मैंने बेहतर कराया है। आप देखिएगा, जो भी एग्जाम देना है, जो भी बीपीएससी यूपीएससी चाहे जो भी देना है, दारोगा देना है, बिहार शिक्षा देना है, जो हमने विटामिन कराया है उससे एक भी प्रश्न नहीं पूछ, मतलब समझिए कि इधर उधर नहीं जाने वाला है, एकदम 100% वहीं से आएगा। हमने बनाया है 10 से 12 मिनट का है, विटामिन देख लीजिएगा, बहुत काम का चीज़ है। ठीक है, तो कहता है विटामिन जो रक्त के थक्के बनाने में प्रभावी होता है, कौन सा हो जाएगा। तो देखिए इसका आंसर क्या होता है, डी, यानी कि इसका आंसर के हो जाता है, विटामिन के हो जाता है। क्या हो जाएगा इसका, तो देखिए के हो जाता है। और पता है विटामिन के का रासायनिक नाम क्या होता है, विटामिन के का अगर बात कर दिया तो रासायनिक नाम क्या हो जाता है। तो चलिए थोड़ा सा देख लीजिए, क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे जानते हैं ये वाला जो टॉपिक है विटामिन वाला, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर विटामिन के देखिए तो विटामिन से देखिएगा बीपीएससी में बहुत सारा प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, तो आइए हम लोग करते हैं। तो विटामिन के का अगर बात कर दे कि विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है, विटामिन के का, तो फिलोक्विनोन नाम होता है। क्या नाम होता है, फिलोक्विनोन नाम हो जाता है। देखिए इसका नाम होता है फिलोक्विनोन हो जाता है, फिलोक्विनोन हो जाता है। ठीक है, और कहता है विटामिन के की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, तो देखिएगा ब्लड में थक्का नहीं बनने देता। ठीक है, थक्का बनने नहीं देता। पूछा जा सकता है कि इसका स्रोत क्या है। अगर स्रोत की हम लोग बात कर दें यहाँ पे स्रोत का, तो देखिएगा अगर बात कर दें हम लोग विटामिन मतलब समझिए कि जो के है आंतों में इसका स्वयं निर्माण होता है। लेकिन अगर बात कर दिए बाहरी खाद्य वस्तुओं की, तो देखिए टमाटर खाने से, हरी सब्जियों को खाने से ये स्रोत के रूप में प्राप्त होता है। और एक बात बताएं, देखिए पूछा जा सकता है क्या विटामिन ऊर्जा है, तो देखिए विटामिन ऊर्जा का सोर्स नहीं है। याद रखिएगा, पूछा गया प्रश्न है, विटामिन ऊर्जा का सोर्स नहीं है। ये क्या है, मेटाबॉलिज्म है। ठीक है, क्या है, ये एक कार्बनिक यौगिक है विटामिन। ठीक है, इसीलिए प्रश्न पूछा जा सकता है। चलिए अगला हम लोग देखते हैं, इसी में देखते हैं। देखिए और प्रश्न देखिए, तो विटामिन बी हो जाता है। देखिए विटामिन ए की कमी से पूछा जाता है, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या हो जाता है, तो रेटिनॉल हो जाता है। और इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है, तो इसकी कमी से रतौंधी हो जाता है, जिससे रातों को नहीं दिखाई देना, ब्लाइंडनेस भी इसको बोला जाता है। और बात कर दे यहाँ पे, तो देखिएगा इसका जो सोर्स की अगर बात कर दे तो गोल्डन राइस होता है, गाजर होता है, मछली का तेल हो जाता है, दूध हो जाएगा, आपको अंडा हो जाता है। ठीक है, ये सारा चीज़ हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं यहाँ पे, देखिएगा विटामिन अगर डी की बात कर दिया जाए, विटामिन यहाँ पे डी की बात कर दिया तो देखिए इसको बोलते हैं कैल्सीफिरोल। क्या बोलते हैं, विटामिन डी की कमी से क्या होता है, कैल्सीफिरोल हो जाता है। इसका रासायनिक नाम है कैल्सीफिरोल। और एक चीज़ देखते हैं, विटामिन डी की कमी से एक रिकेट्स हो जाता है। बच्चों में देखिएगा, बच्चों में रिकेट्स हो जाता है। अगर बात कर दें हम लोग तो बच्चों में क्या हो जाएगा, रिकेट्स हो जाएगा। और एक और बीमारी है जिसको ऑस्टियोमलेशिया बोलते हैं। ये वयस्कों में होता है विटामिन डी की कमी से। देखिएगा जब वो वयस्क होते हैं तो कुछ वजह ऐसा होता है कि हड्डियाँ उनकी कमज़ोर हो जाती है ऑस्टियोमलेशिया में। ठीक है, हड्डियाँ क्या होती हैं, कमज़ोर हो जाती है। और विटामिन डी की कमी से क्या होता है, तो क्या होता है, ये रिकेट्स हो जाता है। देखिए विटामिन डी की अगर प्राप्ति करना है तो जो सुबह में कोई जगता है और जो अभी सूरज लालिमा के, समझिए कि लालिमा से आपको जो रोशनी देगी उसमें सबसे ज़्यादा भरपूर मात्रा में विटामिन डी पाया जाता है। ठीक है, और मछली का भी देख सकते हैं, हरी सब्जियां भी खा सकते हैं इसको, तो ये सारा चीज़ हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला हम लोग देखते हैं। अगला देखिए, अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन प्रतिस्कंदन विषु के प्रतिविष प्रतिकारक के रूप में प्रयोग किया गया। क्या वही प्रश्न है कि नहीं, सेम टू सेम वही प्रश्न है। क्या हो जाता है इसका डी आंसर हो जाता है। क्या हो जाता है 23 का, तो 23 का क्या हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा। देखिए सेम टू सेम वही प्रश्न है, इधर से उधर पलटेगा, उधर से उधर पलटेगा, प्रश्न वही पूछेगा। इसलिए एक बार समझ जाइए, समझने के बाद बहुत ही अच्छा से आपसे बनने लगेगा। उसके बाद देखिए कहता है 24 नंबर सवाल, देखिए क्या कहता है कि निम्नलिखित किस विटामिन को आर्गे कैल्सीफिरोल कहते हैं। आर्गे कैल्सीफिरोल किसको कहते हैं, तो 24 का क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा D2 हो जाता है। क्या हो जाता है, ये D2 हो जाता है। ठीक है, ये D2 हो जाएगा। और अगला सवाल देखिएगा, मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है। मानव शरीर में क्या होता है, विटामिन ए भंडारित होता है। ठीक है, तो विटामिन ए की कमी से हम लोगों ने क्या देखा, रासायनिक अगर नाम देखें तो इसका नाम क्या होता है, रेटिनॉल होता है। और सबसे बड़ी बात है, इसकी कमी से क्या होता है, रतौंधी होता है, जिसको ब्लाइंडनेस कहा जाता है। ठीक है,
जीरोथैल्मिया के नाम से भी जाना जाता है। अगर यहाँ पे बात करें तो इसका सोर्स के बारे में देखा जाए तो देखिएगा, अभी गोल्डन राइस अगर खाते हैं तो विटामिन ए की प्राप्ति ज़्यादा होगा। अगर सब्जी आप लेने जाते हैं तो गाजर का जब पीरियड आता है तो लोग कहता है कि गाजर ले जाओ, गाजर ले जाओ, सब्जी वाले चिल्लाते रहते हैं इससे आँख की रोशनी बढ़ाओ, आँख की रोशनी बढ़ाओ। ठीक है, तो गाजर में सबसे ज़्यादा क्या होता है, ये आपको समझ कैरोटीन पाया जाता है और ये विटामिन ए का क्या है, स्रोत हो जाता है। अगर यहाँ पे हम लोग बात करें, यहाँ पे देखिएगा तो मछली में आपको मिलेगा, अंडा में मिलेगा और पनीर में मिलता है, और ये क्या बोलते हैं विटामिन ए जो है आपको हरी हरी जो सब्जियां हैं उससे मिलेगा। ठीक है, तो ये सारा चीज़ होता है। चलिए इसी के साथ हमारा सेशन समाप्त होता है। ये जो सेशन है आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको निश्चित तौर पे फ़ायदा पहुंचाएगा। आप इसको अच्छा से करिए और रिवाइज करिए। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि घटना चक्र यानी कि जो भी प्रीवियस ईयर का आप प्रश्न बनाया है उसको एक बार आपको बनाना होगा। अच्छा से बनाइए, प्रश्न यहीं से बनते हैं और बनाए भी जाते हैं। ठीक है, तो आपने 67 और 68 का भी आपने देखा, 66, 65, 64, 63 जो भी हो आपने देखा। तो देखिए प्रश्न का लेवल यही है और थोड़ा सा और भी आप अपना तैयारी और भी तीव्र गति से बढ़ा लीजिए। ठीक है, तो फिर हम लोग ये टोटल का टोटल सीजन देखने वाले हैं, फिज़िक्स का, केमिस्ट्री का और बायोलॉजी का। ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आप सभी को धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।